प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूं। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन जिल्ले शाह मुबैना तौर पर पुलिस के तशद्दुद से मारा गया। आज इस पर सियासत होती रही, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की तरफ से बयानात दिए जाते रहे। इमरान खान साहब ने भी इस कत्ल पर बयान दिया, तकरीर में अपनी इसका जिक्र किया। मरियम नवाज़ ने भी इसका जिक्र किया, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इसका जिक्र होता रहा। सवाल यह है कि ये किसके तशद्दुद से मारा गया या किसने एक जिले शाह को कत्ल किया, और क्या इसके कातलों को अंजाम तक पहुँचाने के लिए अमली तौर पर कोई कदम उठाया गया है। प्रोग्राम में सबसे पहले इसी पर बात करते हैं और फिर आइंदा इंतखाबात से जुड़े बहुत सारे मामलात हैं जिस पर हम आगे चल के गुफ्तगू करेंगे। शुरू में मेरे साथ निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर साहब मौजूद हैं। आमिर मीर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मीर साहब ये बताइए कि क्या तहकीकात में कोई पेशरफ्त हुई है ये जानने के लिए कि तहरीक इंसाफ का कारकुन जिले शाह किसने कत्ल किया। देखें, कत्ल का जो लफ्ज है इसको मर्डर कहते हैं इंग्लिश में। आप इसे डेथ कहें, क्योंकि अभी तक तो ये पता नहीं चल सका कि ये किन हालात में ये डेथ हुई है, और उसके लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है 2 रुकनी, जो कि 3 रोज में अपनी रिपोर्ट देगी। बड़ा मसला इस वक्त ये चल रहा है कि ये किसी को पता नहीं कि डेथ जो है किन हालात में हुई है। इवन पीटीआई का कोई बंदा ये बता नहीं रहा कि इसकी डेथ कहाँ हुई, कहाँ से इसको लेकर आया गया, क्योंकि जो क्लैशेस चल रहे थे वो जमान पार्क में चल रहे थे। इनका कहना है कि जमान पार्क के एरिया में वो मारा गया। अब तक किसी किस्म का कोई ऐसा एविडेंस सामने नहीं आया जिसमें ये पता चले कि ये बंदा क्लैशेस में मारा गया। चूंकि लॉजिकली स्पीकिंग अगर पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने है और ऐसा कोई वाकया होता है, किसी को कोई चोट लगती है, तो जाहिर है बंदा पहले जख्मी होता है, वो गिरता है, तो उसको उठा के तो हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। इस वाकये में जो मिस्ट्री है वो ये है कि ये 4 सवा 4 एहतजाज खत्म हुआ है और 7 सवा 7 बजे शाम को सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में एक काले रंग की गाड़ी इस जो जिले शाह है बिलाल अली, इसकी बॉडी लेके आती है, और वो बंदा जो है वो गाड़ी से निकल के एक ईदी की एम्बुलेंस खड़ी है, जो सीसीटीवी फुटेज से हमें पता चल रहा है। वो ईदी के अमले को कहता है कि ये बंदा जख्मी है, इसको अंदर लेके जाना है, और वो उसे अंदर लेके जाते हैं। ये बंदा साथ होता है। जब डॉक्टर बताता है कि ये तो इसकी डेथ हो चुकी है, तो वो बंदा गायब हो जाता है। अब सीसीटीवी फुटेज से उस गाड़ी की नंबर प्लेट को कैप्चर करके इस बंदे को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है कि ये बंदा कौन है। इसमें कुछ इंक्वायरी जो है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है ऐसी, लेकिन चूंकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स देनी है 3 रोज में, तो वो मैं आपको मजीद तफसील अभी नहीं बताऊंगा, चूंकि अभी पूरी डिटेल आई नहीं है। ठीक है, सही है। मीर साहब, ये बताएं कि आपके और इमरान खान साहब के मौक़िफ़ में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में एक चीज़ तो मुश्तरक है, और वो ये है कि आप भी कह रहे हैं कि वो पुलिस क्लैश में नहीं मारा गया, इमरान खान भी ये कह रहे हैं कि वो क्लैश में नहीं मारा गया। इमरान खान ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो कस्टोडियन टॉर्चर के नतीजे में मारा गया, पुलिस की कस्टडी में मारा गया और उस पर तशद्दुद हुआ है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पता चला कि उस पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। खान साहब ने तो इसी तरह का वर्जन देना है। अब इसमें बड़ा सवाल ये है कि जो उसकी कॉज ऑफ डेथ है, जो प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो बताती है कि हेड इंजरी है और एब्डोमिनल इंजरी है। अपेरेंटली अभी ये इस्टेब्लिश नहीं हो सका, जाहिर है अभी रिपोर्ट आनी है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की, लेकिन जो लग रहा है वो ये है कि ये किसी गाड़ी से टकराया है, तो इसको ये 2 इंजरीज जो आई हैं जिससे इसकी डेथ हुई है। अब जो आप बात कर रहे हैं कि कस्टोडियल टॉर्चर की, तो ये आदमी जो है इस तरह की सारी बातें जो सोशल मीडिया पे चली, वीडियोस चली, इनकी भी इन्वेस्टिगेशन जो TORs हैं इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के, उनमें हमने ये भी पता करना है कि आया ये कस्टोडियल डेथ का जो इल्ज़ाम है ये सच है झूठ है। और ये भी आपको बता दें कि पुलिस वालों का ये कहना है कि ऐसा नहीं है, ये वीडियो जो है पुरानी है और ये जेल भरो तहरीक की है। इसको भी हमने इन्वेस्टिगेट करना है कि ऐसा है या नहीं है। और ये भी आपको बता दें कि ये चीफ मिनिस्टर जो मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने ये ऑर्डर्स किए हैं कि अगर इसमें इस डेथ में कोई पुलिस का एहलकार
मुलव्विस पाया जाता है तो उसके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसके लिए हमें अभी 3 रोज इंतजार करना ठीक है, पड़ेगा। सही है। चलें, जिले शाह के कत्ल में या उसकी डेथ में अगर कोई पुलिस एहलकार मुलव्वस है उसमें तो आप कार्रवाई करेंगे, लेकिन पुलिस एक और चीज में भी कल मुलव्वस देखी गई। जो वीडियोस हमारे सामने आई उसमें पुलिस एहलकार जो हैं वो पब्लिक की गाड़ियों के शीशे तोड़ते पाए गए। तो मीर साहब ये बताइए कि क्या ऐसे पुलिस एहलकारों को आइडेंटिफाई किया गया है जो अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे थे, जो लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे थे? ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है? आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या वो फुटेजेस देखी हैं जिसमें पुलिस की गाड़ियां 5-6 गाड़ियां जो रिवर्स गियर में भाग रही हैं और पीटीआई के लाठी बरदार और पत्थर बरदार जो फोर्स है वो उन पर हमलावर है? ये भी वीडियोस चल रही हैं। इनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उनकी भी होनी चाहिए जो पुलिस वालों ने अगर वो गाड़ियां तोड़ी हैं। तो वो अगर वीडियो आपको चाहिए तो मैं आपको भिजवा सकता हूं। सही है, नहीं वो बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसे लोग जिन्होंने पुलिस एहलकारों पर हमला किया, पत्थर फेंके या उनकी गाड़ियां तोड़ी, उनको आपने यकीनन गिरफ्तार किया होगा और गिरफ्तारियां हुई भी हैं, लेकिन क्या ये जस्टिफाई करता है पुलिस एहलकारों को कि जवाब में वो भी गाड़ियां ही तोड़ें? उनके पास और रास्ता था ना, इन्हें गिरफ्तार करें, इनको कानून के मुताबिक सजा दें। क्या पुलिस एहलकारों के पास उनको ये जवाब मिल जाता है कि वो भी जवाब में गाड़ियां तोड़ें क्योंकि उन पर पत्थर फेंके जा रहे हैं? उसकी कोई वजह होगी ना। आपको पता है कि ये सुबह से ही ना सिर्फ इनके मेल कारकुनान बल्कि फीमेल जो खवातीन कारकुनान थी वो भी लठ बरदार थी, उनके पास पत्थरों के शॉपर्स भरे हुए थे और पुलिस पे उन्होंने मुसलसल पत्थर फेंके। इनको लाउड स्पीकर पर मना किया गया ये काम ना करें। फिर उसके बाद जो है मजबूर होके पुलिस ने आंसू गैस शेलिंग की। उस शेलिंग के बावजूद ये डंडे लेके हमलावर हुए हैं, इन्होंने पत्थर मारे हैं। पुलिस वाले जो हैं 13 जख्मी हुए हैं, उनमें से 2 SHO हैं, 2 DSP हैं, सर फाड़े गए हैं। तो ये सारी बातें हैं ना। अब मतलब अगर आप ये बात करें कि हुकूमत ने कोई ज्यादती की तो अब जंगल का कानून तो किसी भी मुल्क में नहीं हो सकता। अगर इनको इसी तरह मादर पिदर आजाद छोड़ दिया जाए प्रोटेस्टर्स को तो फिर तो रियासत जो है वो उसकी रेट खत्म हो जाती है और फिर तबाही होती है और बर्बादी होती है। सही है, मादर पिदर आजाद तो नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन कुछ आजादियां तो बहरहाल सियासी कारकुनों को हासिल हैं। आज जैसे कि अमेरिका की तरफ से भी रद्दअमल आया है इस बात का और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से रद्दअमल आया है कि एक सियासी जमात को जो रैली है वो निकालने की इजाजत होनी चाहिए। तो मीर साहब, आप नहीं समझते कि सियासी जमात को रैली निकालने की इजाजत दी जानी चाहिए थी और उस पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए थी? मीर साहब की लाइन ड्रॉप हो गई, हम आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ तैमूर खान झगड़ा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूं जो आज नायब तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल UN फरहानुल हक साहब ने कहा है कि एक सियासी जमात को आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी एक पुरअमन रैली निकाल सके। राना एहसान साहब, ये एक पुरअमन एहतजाज की ये रैली निकालने की इजाज़त तो होनी ही चाहिए। पूरी दुनिया से इस पर रद्द-ए-अमल आया और ख़ासतौर पर जब इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं तो रैलियाँ नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए इलेक्शन कैंपेन अपनी चलाने के लिए और इनको इजाज़त लेनी चाहिए थी पंजाब हुकूमत से, जो केयर टेकर हुकूमत है उनकी जिम्मेदारी थी, वफाक की तो जिम्मेदारी नहीं थी। तो लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो यही है कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट थे, औरत मार्च थी, फिर हया मार्च थी, फिर इनका रूट जो है वो क्लैश कर रहा था, इन्होंने इजाज़त नहीं ली या इजाज़त ली तो उसको जो है वो परसू नहीं किया। तो बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए इलेक्शन कैंपेन की, लेकिन अगर आपने कोई रैली निकालनी है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आपको इन्फॉर्म करने की भी ज़रूरत है और फिर उनसे परमिशन लेने की भी ज़रूरत है और फिर जो है वो मामलात आगे बढ़ें। तो बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं है कि इजाज़त होनी चाहिए। और जिस अंदाज में क्रैकडाउन हुआ, जिस तरह से अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस वालों की जो है वो पुलिस वालों ने अवाम की गाड़ियों पर जिस तरह से हमला किया और फिर एक कारकुन जो है वो कस्टोडियन टॉर्चर में मुबैना तौर पर मारा गया है। अब अगरचे उसमें अभी पंजाब हुकूमत कह रही है कि इस पर 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है जो फैक्ट फाइंडिंग करेगी, लेकिन बहरहाल एक शख्स कत्ल तो हुआ है, इसमें कोई जो है वो शुबा नहीं है। तो ये अवॉइड नहीं हो सकता था? राना साहब, आप एज एन ऑब्जर्वर, चलें आप कह रहे हैं हमारी पंजाब में हुकूमत नहीं है, लेकिन ये अवॉइड हो सकता था और इसके असरात सिर्फ निगरान हुकूमत पे नहीं जा रहे, आपको भी फेस करने पड़ रहे हैं, क्रिटिसिज्म आपके ऊपर भी हो रहा है। देखें, सबसे पहले तो बहुत ही नहायत ही अफसोसनाक वाकया था। किसी भी कारकुन की डेथ नहीं होनी चाहिए
और लेकिन मैं समझता हूं कि बिल्कुल ये जिम्मेदारी सियासी जमातों की भी है कि वो अपने कारकुनों को इस तरीके से जो है वो इश्तियाल ना दिलवाएं जब एक 144 इम्पोज्ड है और राइट टू असेंबली नहीं है। तो फिर आप अगर पुलिस के साथ क्लैश करते हैं या कानून तोड़ते हैं तो पुलिस का जो वहां जो उस वक्त जो पुलिस वाले हैं उन्होंने तो अपना कानून नाफिज करना है, वो तो अपनी नौकरी कर रहे होते हैं। नौकरी से ज्यादा उनको जो ऑर्डर है उन्होंने उन ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना है। तो फिर मैं समझता हूं कि बेहतर होगा कि सियासी जमातें परमिशन सीख करके अपनी रैली निकालें और प्रॉपर चैनल के थ्रू आए, वो बेहतर होगा। लेकिन यहां ये भी कहना, देखें अभी कबल वक्त है कि वो पुलिस टॉर्चर में हुए, उनकी इसके ऊपर तहकीक करना जरूरी है। अगर आपको परमिशन ना मिल रही हो और आपको लग रहा हो कि 144 इंपोज करके हमारे जो बेसिक राइट्स हैं, अगर एक सियासी जमात को लग रहा हो कि 144 लगा के हमारे बेसिक राइट्स को सल्ब किया जा रहा है और वो उन राइट्स को हासिल करने के लिए एक रैली निकालना चाहते हैं, तो चलें, वो अनलॉफुल तो हो सकती है, लेकिन क्या उसको ऐसे करना चाहिए जो जैसे हुआ? देखें, ये अभी इसकी तहकीक होना बाकी है कि उनकी जो डेथ है वो कैसे हुई। उनकी डेड बॉडी को जो है वो कुछ कारकुन लेके गए, पुलिस की कस्टडी में होती तो वो पुलिस लेके आती। बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन मैं समझता हूं जो अगर हाई हैंडेडनेस हुई वहां उतना ही जो फर्ज है वो शहरियों का है या पार्टी के मेंबर्स का है कि वो कानून की रिस्पेक्ट करें और कानून को ना तोड़ें। और जो आप कह रहे हैं कि अगर 144 इम्पोज है और किसी को लगता है कि ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है, नहीं मेरे साथ ज्यादती हो रही है, तो उनको नहीं उनको कोर्ट का दरवाजा फिर खटखटाएं, कोर्ट को कहें कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, 144 इम्पोज किया, हमारी राइट्स जो है वो मजरूह की जा रही है। कुछ भी हो रहा है, जाओ कोर्ट के पास जाओ, फिर हमसे क्या मांगते हो? ये तो हमने राना एहसान साहब बड़ा आसान रास्ता ढूंढ लिया है कि हाँ भाई मैंने तुम्हें मारा, जाओ फिर जाकर अदालत से इंसाफ लो, क्योंकि हमें पता है कि अदालतों में तो 20-20 साल मुकदमात चलते हैं, तो इसलिए ये बड़ा आसान हमने ढूंढ लिया है कि जाओ अदालत का जाके दरवाजा खटखटाओ, यहाँ क्या मांग रहे हो। लेकिन एक चीज मुझे तैमूर खान झगड़ा साहब ये बताइए, मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि ये कौन से सियासी कारकुन हैं ये जिन पर आप रोना धोना मचा रहे हैं, ये कोई सियासी कारकुन है? सुनिए मरीम नवाज ने क्या। सियासी कारकुनों पे तशद्दुद नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ये सियासी कारकुन है? 2014 में दुनिया ने देखा किस तरह इन्होंने धरने में पुलिस वालों को डंडे मार मार के उनकी हड्डियां तोड़ी, याद है ना वो सब? कल भी दुनिया ने देखा कि पुलिस वालों को दर्जनों पुलिस वाली जख्मी हुए। कारकुनों, सियासी कारकुनों की बात हो रही है, ये उसको लेके रो रहे हैं, उसको लेके इमोशनल ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखो सियासी कारकुन कर क्या रहे हैं। आप इमोशनल ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं सर, ये क्यों सियासी कारकुन है? ये दहशतगर्द हैं जो पुलिस एहलकारों पे हमला करते हैं, मरीम नवाज का क्या मानना है? आप इनको क्यों इनको लेकर रो रहे हैं? ये सियासी कारकुन नहीं है? मुझे ये बताएं, मैं तो बड़ा शॉक हो गया हूँ ये बयान सुन के। ये मरियम नवाज इस मर्डर को या डेथ को डिफेंड कर रही है? मैं वाकई आपसे सवाल पूछूं, ये वाकई जी आपने जो सुना यही कहा है मरियम नवाज ने? यार ये तो इंतहाई अफसोसनाक बात है। अगर मरियम नवाज में इतनी सेंसिटिविटी नहीं है कि एक यंग बच्चा, वो जिस भी पार्टी से उसका ताल्लुक हो, वो आज दुनिया में नहीं रहा और वो उसके कत्ल को डिफेंड कर रही है, तो इस पे आप मेरे से क्या लेना चाहते हैं? मैं इसके अलावा आपको 2-3 बातें कह दूंगा जो मैंने इस गुफ्तगू सुनी है। पहले तो मुझे याद आ रहा है कि शहबाज शरीफ ने एक सवाल पूछा था और इन सब ने पूछा था, शायद राना साहब ने भी पूछा था आज से कुछ दिन पहले, कि कोई 417 अरब रुपए केपी पुलिस पे लगे थे, उसका नतीजा बताएं। तो मेरे ख्याल में उसका नतीजा कल पंजाब में और लाहौर में पता चल गया, क्योंकि केपी पुलिस जिसकी भी हुकूमत हो ना, जो कानून साजी हमने की है और जो उनकी ट्रेनिंग हमने की है, ऐसे कभी ना करते। जो कल मैंने मनाजिर देखे हैं कि बसेस के और प्राइवेट गाड़ियों के शीशे पुलिस वाले अपनी वर्दियों में तोड़ रहे थे। 40 साल पीएमएल इसका जवाब आमिर मीर साहब ये कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि जब पुलिस एहलकारों पर हमला होगा, पथराव किया जाएगा, उनको अपनी गाड़ियां अपनी जानें बचा के पीछे हटना पड़ेगा, तो फिर जवाब में वो मुंतशिर करने के लिए ये तो करेंगे जो उन्होंने किया है। तो पुलिस एहलकारों पर भी तो हमला हुआ। आमिर मीर साहब अभी कोई सबूत है कि पहले पुलिस वालों पे हमला हुआ है? और आप मुझे ये बता दें कि इनकी कोई क्रेडिबिलिटी है उसके बाद जब यूएन से भी स्टेटमेंट आ गई और जब उस बेचारे अली बिलाल के वालिद साहब ने पूरी रात गुजारी है
और उसने एफआईआर दर्ज नहीं पाया। खैर यहाँ पे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर एफआईआर नहीं दर्ज कर पाते, तो एक आम वर्कर के बाप के पास क्या चांस है? जैसे आपने कहा, वो तो इनको कहेंगे कि जाओ अदालतों में भुगतो ना 20 साल, और मरियम नवाज होगी ना कि वो कहे कि वो टेररिस्ट था इसलिए उसको मार लिया था। ये तो इनका पाकिस्तान है। आमिर मीर साहब की तो जो कल क्लास काशिफ अब्बासी ने ली है, क्योंकि मुझे तो वो राना अफजाल साहब से ज्यादा पीएमएलएन के लीडर लग रहे थे जो वो बातें कर रहे थे। मेरे ख्याल में आज ये पीडीएम के पुराने पाकिस्तान का जो असली चेहरा है ना, वो कल तक तो शायद पूरे पाकिस्तान के सामने बेनकाब हुआ था, अभी तो पूरी दुनिया के सामने हो गया है। और इसके बाद इनके पास कहीं छुपने की जगह नहीं होगी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये पाकिस्तान की रेपुटेशन को दुनिया में जलील कर रहे हैं। राइट सर, चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद वापस इस पर मजीद बात करते हैं और साथ साथ देखते हैं कि जो इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात तो बिलखुसूस ऐसा लग रहा है कि वो 30 अप्रैल के तो बाद ही जा रहे हैं। क्या अब एक तरफ ये ख्वाहिश थी कि पूरे मुल्क में एक तरफ इंतखाबात हों, वहाँ दूसरी तरफ 2 सूबों के भी इंतखाबात शायद एक वक्त में होना मुश्किल अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 14 तारीख को बुलाया है, 14 मार्च को बुलाया है गवर्नर को क्या है मुशावरत करें, और आज अभी 9 मार्च है, यानी 5 दिन अभी भी बाकी हैं इसमें। तो किधर जा रहे हैं हालात और माहौल और कशीदगी जो इसमें बढ़ रही है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका क्या असर होगा? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो कल एक नाखुशगवार वाकया हुआ है जिसमें एक कारकुन की जान चली गई, इसमें राना एहसान अफजल साहब, इस कारकुन के कत्ल का मुकदमा भी इमरान खान के खिलाफ दर्ज हुआ है। आपकी चूंकि पंजाब में हुकूमत नहीं है, आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड है? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मरियम नवाज ने नहायत ही अफसोस का इजहार किया है कारकुन की डेथ पे। किसी भी पार्टी का कारकुन की अगर वफात होती है तो वो नहायत ही अफसोसनाक होता है, और उनके अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, उसके आखिरत आसान करे, उसके ख़ानदान वालों को सब्र जमील अता फरमाए, और यही मरियम नवाज ने कहा है। तो इसमें पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, जिस तर्ज के ऊपर उन्होंने कमेंट किया, उसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप एक कारकुन की मौत को इमोशनल ड्रामा उसके नतीजे में कर रहे हैं। सर देखें, क्या किसी को उन्होंने ये कहा कि आप इस पर तकलीफ ना हुई हो, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे कोई आम शख्स हो, तो इस पर ये कहना कि ये इमोशनल ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, और क्या ये सियासी कारकुन है जो जिन पर आप नहीं असद सबको तकलीफ हुई है, लेकिन इस पे अगर सियासत कर लें कि ये टॉर्चर करके मारा गया है जबकि ऐसा कोई एविडेंस ना हो और अभी ये तहकीक हो रही हो इस चीज पे, तहकीक को खत्म होने दें। वो पुलिस कस्टडी में नहीं थे, यही बज़ाहिर नजर आ रहा है, लेकिन उसको प्रोपोगेट ऐसा किया जा रहा है। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन भी नहीं फैलानी चाहिए किसी कारकुन की डेथ के ऊपर, और उससे सियासी मफाद भी लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपके ख्याल में सर आपको फिर क्या नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनों ने, तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने अपने सियासी फायदे के लिए कारकुनों ने जिले शाह को उठाया, कहीं ले गए 3-4 घंटे तक के लिए, वहां जाके मार के इसको फिर पुलिस अस्पताल में छोड़ दिया ताकि इसका सियासी फायदा उठाया जा सके? अपेरेंटली क्या ये लग रहा है? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। यानी कि एक वीडियो मैंने देखी जिसमें कहा जा रहा था कि ये एक्सीडेंट है। मुझे नहीं पता क्या हुआ, ये तो तहकीक जब होगी, जब एविडेंस शवाहिद सामने आएंगे तो तब मैं इस पे कमेंट करूंगा। उससे पहले तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है और मैं सोशल मीडिया की इन्फॉर्मेशन पे की बेसिस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता। तो देखें, जो एफआईआर कटी है वो अगर किसी ने 144 इम्पोज था, उसकी वायलेशन की है, और उस वायलेशन के अंदर अगर कोई हादसा आ गया है, तो मुझे नहीं पता कि ये ठीक है नहीं ठीक, कि एफआईआर इमरान खान पे कटनी चाहिए थी। ये वहां मौके के ऊपर क्या शवाहिद हैं, ये सारी चीजें देख के बंदा जो है इसके ऊपर कमेंट कर सकता है। लेकिन अगर एक पार्टी के सरबराह ने कानून वायलेट किया और उसकी वजह से कोई हादसा हुआ, तो ये शायद उस बुनियाद पे उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर काट दी हो। ठीक है, चलिए जी, अल्लाह करे कि इसके वाकई फैक्ट्स हमारे सामने आए, शवाहिद सामने आए, तहकीकात हों और पता चले कि वाकई
असल में इसमें कौन मुलव्वस है और हकीकी जो जिम्मेदारान है उनका नाम सामने आ सके, ये हम ख्वाहिश करते हैं। लेकिन बहुत कम होता है पाकिस्तान में कि इस तरह के वाक़यात में चीज़ें सामने आई हों। हाई प्रोफाइल जो मर्डर हैं उसमें भी चीज़ें हक़ाइक़ बातों का सामने नहीं आते। बहरहाल झगड़ा साहब, ये बताइए कि एक लीगल नोटिस है ये मेरे हाथ में, जो कि गवर्नर साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भेजा है ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान साहब। अच्छा, अब ये लीगल नोटिस है, इसमें गवर्नर साहब से कहा गया है कि इस नोटिस मिलने के 6 घंटे के अंदर अंदर आप इलेक्शन की तारीख दें, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपके ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने के लिए कानूनी दरख्वास्त दी जाएगी, पिटीशन दायर की जाएगी पेशावर हाई कोर्ट में। अब ये 6 घंटे तो हो गए इस लीगल नोटिस को सर्व हुए हुए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की तरफ से अभी तारीख नहीं आई। तो क्या हम ये समझें कि अब तहरीक इंसाफ कल सुबह जो है वो जा रही है आर्टिकल 6 की कार्रवाई इनिशिएट करने के लिए, दरख्वास्त देने के लिए अदालत में? देखिए, मैं सिर्फ 1-2 कमेंट करूंगा और इस पे भी मैं आता हूं। आपने मरियम नवाज की बात की और मैं राना एहसान साहब की डिफेंस की कदर करता हूं, क्योंकि उन्होंने मैच्योरिटी से करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी पोजीशन जो है वो बड़ी चैलेंजिंग है। ये मरियम नवाज ने पहली बार ऐसे नहीं किया। तकलीफ से याद दिलाना पड़ता है कि जब अरशद शरीफ की भी डेथ हुई थी ना, तो मरियम नवाज ने एक अदद ट्वीट की थी और वो 12-14 घंटे रही थी जब पूरी दुनिया ने उनकी तनकीद की थी, तो उसके बाद उन्होंने वो डिलीट कर दी। बाज लोगों को शायद इंसानी जान कम कीमती होती है औरों से। खैर, ये बात एक तरफ रख देते हैं। जो आपने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ नोटिस की बात की, देखिए, हमने खैबर पख्तूनख्वा के सबसे नामवर वकील से मशवरा लिया और उनको ये लीगल नोटिस भेजा। 6 घंटे का किस बेसिस पे लिखा गया था? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि मिनिमम पॉसिबल टाइम में इलेक्शन की डेट दें, मिनिमम पॉसिबल टाइम में। पहले तो 4-5 दिन जब इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा गवर्नर को, उन्होंने खत खोला ही नहीं। उनके सेक्रेटरी छुट्टी पे है, सेक्रेटरी आएंगे, सेक्रेटरी के अर्दली खत खोलेंगे। उसके बाद उन्होंने 3 खत इलेक्शन कमीशन को और लिखे, फिर उनके साथ मीटिंग की, फिर अगले हफ्ते दूसरी मीटिंग रखी। यार, क्या ये मुल्क एक मजाक है? क्या यहाँ पे जमहूरियत नामी कोई चीज है? क्या हमें जमहूरियत और इंसानी हकूक सिखाने के लिए यूनाइटेड नेशन ही रह जाएंगे? इनकी जो 75 साल की मुल्क चलाने की एक्सपीरियंस है, इतना तो इनको पता होना चाहिए कि जमहूरियत की बेसिस क्या है। बिल्कुल जी, अगर गवर्नर जो है वो तारीख ना दे, हमारी ऑलरेडी कंटेम्प्ट की पिटीशन पे और आर्टिकल 6 की नोटिस पे काम हो रहा है, और इंशाल्लाह जैसे ही वो तैयार हो वो हम तो झगड़ा साहब, ये तो उसूली तौर पर तो अब ये होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अगर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो कंटेम्प्ट बनती थी कि आप कंटेम्प्ट में जाएं। लेकिन ये एक लीगल नोटिस जो शायद अलामती सा लीगल नोटिस है, इसकी कोई उस तरह से कानूनी हैसियत नहीं है कि एक सियासी जमात गवर्नर को एक लीगल नोटिस भेज दिया है। तो क्या ये सही लीगल एक्शन लिया गया है? आपने अपना केस बनाना है जी, उस केस को फिर फाइट करना है, क्योंकि मेरे ख्याल में आखिर वो वक्त आना चाहिए कि कोई बंदा अगर पाकिस्तान की आईन की बुनियाद को भी ना माने ना, और वो बुनियाद जमहूरियत है और फेडरलिज्म है, तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उसमें 2 चीजें, या एक इलेक्शन की डेट मिले और ये बात क्लियर हो कि वो इलेक्शन होना है। ये नहीं कि इलेक्शन की डेट मिले और उसके साथ दफा 144 लग जाए, यानी कि इलेक्शन हो लेकिन इलेक्शन की कैंपेन ना हो सके जी, या एक पार्टी ना कर सके। इलेक्शन होगा तो फ्री एंड फेयर होगा, और जो सूबों में जो हुकूमतें हैं, कम से कम वो कोई प्रिटेंस तो रखें कि उनका पीडीएम से कोई ताल्लुक नहीं है। कल जब मैं आमिर मीर को सुन रहा था, आई वॉज शॉक। खैबर पख्तूनख्वा में तो हमने एक वजीर को देखा है, एक्टिव मेंबर्स हैं एएनपी के, जेयूआई के, पीपल्स पार्टी के, रिश्तेदार हैं उनकी सारी लीडरशिप के। पहला काम जो उन्होंने किया, बनू में एक कॉलेज का नाम अकरम खान दुरानी कॉलेज रख दिया, पहला काम जो उन्होंने किया। ये तो हाल है। अब इसमें हम जो भी हमारे पास एवेन्यूज शामिल है, वो हम पाकिस्तान की लोगों के खातिर, पाकिस्तान के आईन की खातिर और पाकिस्तान की जमहूरियत की खातिर इस्तेमाल करेंगे। और ये इलेक्शन आप मंगल तक का इंतजार क्यों नहीं कर लेते? मंगल को हो सकता है गवर्नर साहब तारीख दे दे, मंगल को उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हुक्म से मिलना है। अगर वो देखिए, ये उनका आखिरी चांस है। नोटिस उनको मिल चुका है,
इस पे कल बात होगी कि हम मंगल तक इंतजार करें या ना करें, क्योंकि हमने एक रीजनेबल पोजीशन लेनी है। हमारे नोटिस के बाद ही इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को एक खत लिखा जो एक खुशाइन खत है कि मंगल को हमारी हतमी मुशावरत होगी। आई होप कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से होगी, गवर्नर की तरफ से भी होगी। हर सूबे की पार्लियामेंट का अपना एक वकार है, अपना एक खुद मुख्तार स्टेटस है, पाकिस्तान के आईन के ढांचे के नीचे ऑटोनॉमी है उनको। और ये नहीं कहा जा सकता कि आप सूबों के और वफाक के इलेक्शन एक साथ करा दे। बिल्कुल प्रेफर्ड आउटकम यही है जी। उसके लिए वफाकी हुकूमत ने ये फैसला अभी करना है कि वो नेशनल असेंबली को तोड़ के एक साथ इलेक्शन करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है, या बात करना चाहते हैं या नहीं। पुलिस को तो वो बलोचिस्तान से भेज देते हैं इमरान खान के पीछे जी। तो ये इलेक्शन का डेट फाइनल कर दें और पूरे मुल्क में इलेक्शन कर दें, बात खत्म जी। चलें, बहरहाल इमरान खान साहब के आज कोयटा से भी वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हुए हैं। एनीवे, राना एहसान अफजल साहब, ये एक ख्वाहिश आपकी ये थी कि पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए, 2 सूबों में अलग हो जाएंगे तो बाकी सूबों में बाद में होना और विफाक में बाद में होना, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि शायद 2 सूबों में भी एक वक्त में इलेक्शन ना हो पाए, क्योंकि एक की तारीख आ चुकी है, इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है। अब अगर दूसरे सूबे में भी आपको 54 दिन पूरे करने हैं और मंगल को डेट आनी है तो आप 10 दिन आगे जा चुके होंगे। तो खदशा यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात पंजाब के 10 दिन बाद हो रहे होंगे, तो क्या 2 सूबों में भी इंतखाबात एक वक्त में होते नजर नहीं आ रहे? देखिए, इलेक्शन तो हुकूमत ने नहीं कराने, और ये जो मामलात हैं कि 2 सूबों में भी इकट्ठे होंगे नहीं होंगे, ये तो ईसीपी, गवर्नर और ये जो कोर्ट्स ने जो भी फैसले किए हैं उससे रिलेटेड हैं। तो लग ऐसे ही रहा है, आप ठीक कह रहे हैं कि अगर सर ये जो डिले हो रहा है क्या इलेक्शन कमीशन की वजह से हो रहा है? वैसे बाय द वे नहीं, ये डिले तो गवर्नर साहब की पीडीएम ने वाज़ेह लाइन ली है ना, मानने के इलेक्शन नहीं हो सकते। यहाँ पर नून लीग, ख्वाजा साद रफीक साहब, मरियम नवाज, बाकी लोग कंडीशंस लगा रहे हैं जी। नहीं ठीक, वो ठीक, देखें, 2 हमारे जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं। एक तो ये कानून का तकाजा के पहले जिस तरह हमने 2018 में देखा कि जेआईटी जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर बन गई, एक पार्टी को टारगेट करके निकाला गया, इलेक्शन की रेस से लीडरशिप को टारगेट किया गया, वो सारे मामलात हैं। तो बिल्कुल हम दुरुस्तगी मानते हैं उस चीज की कि होनी चाहिए। अगर वो चीजें अब बज़ाहिर नजर आ चुकी हैं क्लैरिटी के साथ कि वो गलत हुई हैं, तो एक तो इक्वालिटी होनी चाहिए। जिस तरीके से ज्यादती पहले हुई वो ज्यादतियां खत्म होनी चाहिए, और फिर बेशक हम इलेक्शंस में जाएं तो हमारा ये डेफिनेटली डिमांड है। और दूसरी तरफ मुल्क के अंदर अगर केयर टेकर सेटअप के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो वो एक मुतनाज़ा इलेक्शन की जो है बुनियाद है। ये भी हमारा मौक़िफ़ क्लियर है कि आज आप अगर पंजाब हुकूमत हमारी PMLN बना लेती है तो PTI कभी भी उस चीज को कबूल नहीं करेगी, और वो मुतनाज़ा होगा कि जी वफाक में उनकी हुकूमत थी, उन्होंने धांधली कर ली। तो ये चीजें जो हैं ये सेटल होनी चाहिए। इलेक्शन जो है वो बेहतर होगा कि राना एहसान अफजल साहब, तैमूर खान झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। तो अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सरबराह पिलडाट। उनके सामने पूरा मंजरनामा रखते हैं कि इलेक्शंस के हवाले से क्या हो रहा है, रैलियां होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, फिर इलेक्शन शेड्यूल आ गया, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं आ पा रहा, फिर इस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार आलमी सतह पर हो रहा है कल की रैली के हवाले से, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं अहमद बिलाल महबूब साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं। पूरे इंतखाबी अमल जिसका आगाज़ हो चुका है और जो खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जो इस वक्त मुल्क में चीज़ें हो रही हैं इंतखाबात को लेकर, उन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। सबसे पहले सर ये बताइए कि क्या एक निगरान हुकूमत एक सियासी जमात की रैली पर पाबंदी लगा सकती है, या उसका पाबंदी लगाना एक ठीक अमल माना जाता है? क्योंकि इस पर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आज रद्द-ए-अमल आया कि पुरअमन अगर रैली का इनेकाद हो रहा है तो उसको रोका जाना नहीं चाहिए। आप कैसे देखते हैं कल के इंसिडेंट को? जी, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि कभी भी किसी सूरत पे पुरअमन रैलियों के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त पे जब इलेक्शन का शेड्यूल भी अनाउंस हो चुका है और ज़ाहिर है पार्टियों ने अब अपने इलेक्शन कैंपेन करनी है, तो उस मौके पे ऐसी रैलियों पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन
अगर कोई ऐसी सूरत है तो वो क्लैश की एक सूरत बन सकती थी कल। मैं ये मुझे पक्का पता नहीं है इसलिए कि मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि कल 3 रैलियां निकल रही थी। एक देखिए हया मार्च था, और एक औरत मार्च था, और एक फिर ये पीटीआई का जलसा था, का भी जुलूस था। तो ये तीनों बैक वक्त निकल रहे थे, तकरीबन एक आध जगह पे इनके इंटरलैप होने के पॉसिबिलिटी थी। तो ये इम्कान तो था कि कुछ उससे खराबी पैदा होगी, लेकिन अमूमी तौर पे ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसी चीज़ों को ज़रा टाइम के साथ मैनेज कर लेना चाहिए, कि उनको बता दिया जाए कि आप इस वक्त से इस वक्त का आप कर लें, आप इस वक्त कर लें, और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेना ज़रूरी होती है। तो आज मुकदमे में ये सामने आया कि पीटीआई के जलसे की इजाज़त नहीं थी। तो इजाज़त लेनी चाहिए, लेकिन यह है कि बिल्कुल असूली तौर पे दुरुस्त बात है कि रैलीज़ की इजाज़त होनी चाहिए, पब्लिक को डिसरप्ट ना किया जाए, ट्रैफिक ना रुके, लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये एडमिनिस्ट्रेशन को इसका एहतमाम करना चाहिए पार्टियों के साथ मिलकर। अहमद इमरान साहब, ये जो तासुर उभर रहा है कि पंजाब की निगरान हुकूमत जानिबदार है और उसकी गैर जानिबदारी पर बहुत सारे जो सवालिया निशान लग रहे हैं, या इल्ज़ामात चलिए कह लिए लग रहे हैं, आपके ख्याल में ये किस हद तक दुरुस्त हैं, और क्या वाकई कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी बुनियाद पर लगता है कि एक सियासी जमात को टफ टाइम मिल रहा है निगरान हुकूमत की तरफ से, दूसरी सियासी जमात को जलसे जुलूस और अपने कन्वेंशन करने की इजाज़त मिल रही है? तो इल्ज़ाम ये लग रहा है कि ये इनकी जो गैर जानिबदारी है वो दिखाई नहीं दे रही। देखिए, तासुर तो ये पैदा होता है कई वजूहात की बुनियाद पे। ये दुरुस्त है, मैं नहीं कह सकता कि ये तासुर किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। कुछ पीटीआई का रवैया और पीटीआई का जो अंदाज़ गुफ्तगू है हुकूमत के बारे में, वो भी शुरू दिन से जब वो अपॉइंट हुए थे चीफ मिनिस्टर, उस वक्त से यही था कि ये इनकी हुकूमत को गिराने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का था। मौजूदा जो पंजाब के केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हैं, ये इल्ज़ाम इमरान खान साहब ने आयद किया था। अब अगर ये वाकई इस पर सदाकत है तो फिर जाहिर है उस पर न्यूट्रलिटी का आंसर कहाँ से आ सकता है। लेकिन बहरहाल अब एक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए पार्टी की तरफ से और केयरटेकर गवर्नमेंट दोनों की तरफ से, और इस बात का तकाजा है कि ये केयरटेकर गवर्नमेंट हम बनाते ही इसलिए हैं, वरना इसकी दुनिया में कहीं ज़रूरत नहीं महसूस की जाती। एक ख़ास तौर पर नई हुकूमत हम बनाते इसलिए हैं कि वो इम्पार्शल हो और वो नॉन पार्टिजान हो और किसी पार्टी का साथ ना दे। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए केयरटेकर गवर्नमेंट को। सही है। अच्छा अहमद बिलाल साहब, ये बताइए कि इलेक्शन शेड्यूल पंजाब का आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़े पैमाने पर ये अफवाह साज फैक्ट्रियाँ सरगर्म हैं कि पंजाब में इंतखाबात नहीं होंगे, या सवाल उठ रहा है कि क्या इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। आप इन अफवाहों की बुनियाद क्या देखते हैं? किन वजूहात की बिना पर लोगों को लगता है, या बहुत सारी या कई ऐसी जो है वो रिपोर्ट्स अब आ रही हैं कि जी इंतखाबात का इनेकाद या मुनक्किद होना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है? ये किस बुनियाद पर ये अफवाहें चल रही हैं? देखिए, इनको अफवाहें कहना तो ज़्यादती होगी, क्योंकि ये तो खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो उन्होंने उस मौके पे ये कहा था कि ये ना तो हमें सिक्योरिटी के लिए अफराद मुहैया हो रहे हैं, ना हमें पैसे रिलीज़ हो रहे हैं, ना फ़ौज के अफराद ओवरऑल सिक्योरिटी के लिए अवेलेबल है, और ना ही अदालतों की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए जाने के लिए लोग स्पेयर किए जा रहे हैं। तो एक तो उनका बयान है जो बहुत अहम है इस लिहाज से कि हम इलेक्शन किस बलबूते पे कराएंगे, और दूसरी बात यह कि हुकूमत के वज़रा राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, कोई दूसरे मिनिस्टर्स भी हैं, वो भी इस बारे में खुल्लम खुल्ला कह चुके हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह चुके हैं कि ये इंतखाबात के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, पैसे भी नहीं हैं, सिक्योरिटी के भी मसाइल हैं, ये भी कह चुके हैं। तो इस वजह से ये अफवाह नहीं है, ये तासुर बहुत गहरा है कि शायद इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। लेकिन अब ये दूसरी तरफ कानून का जो पुश है, कानून का जो तकाजा है वो भी इतना शदीद है कि मेरे ख्याल में उसको भी नज़रअंदाज करना हुकूमत के लिए मुश्किल होगा। और अगर वाकई कोई जेन्युइन बात है तो उन्हें फिर कन्विंस करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को और बाद में सुप्रीम कोर्ट को। वो बताएंगे, कन्विंस करेंगे तो बात उससे मुख्तलिफ हो सकती है।
और उसके लिए एक रास्ता मौजूद है हमारे इलेक्शंस एक्ट में, सेक्शन 58 के अंदर, कि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल में रद्दोबदल कर सकता है, नया शेड्यूल भी जारी कर सकता है, लेकिन उसके लिए वजूहात बयान करनी पड़ेंगी, इलेक्शन कमीशन को भी रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, और फिर सदर ममलकत को मुतले भी करना पड़ेगा। तो वो एक रास्ता तो है, लेकिन उसके लिए बहुत ठोस वजूहात होनी चाहिए। सही है सर। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से और तारीख देने के लिए जो हुक्म दिया गया, और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर साहब से कहा गया कि वो जल्द अज जल्द तारीख दें, उस पूरे फैसले का लुब्बे लुबाब ये था कि इलेक्शन या तो 90 दिन के अंदर या फिर कम से कम मुद्दत के अंदर जो है वो मुनक्किद होने चाहिए और जल्द से जल्द तारीख देनी चाहिए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अब तक जो हो रहा है, हम देख रहे हैं कि 5 दिन जैसे लेटर नहीं खुला 4-5 दिन तक, फिर वो खुल गया तो फिर मुज़ाकरात का अमल सुस्त रवी का शिकार है। कल एक मुज़ाकरात का दौर हुआ भी है, तो उसके बाद भी 6 दिन का टाइम दे दिया गवर्नर साहब ने कि जी अगले हफ्ते बैठेंगे तो मुलाकात करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो असल रूह थी उसके मुताबिक अमल दरामद हो रहा है, या मामलात उसकी समत में चल रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था? मैं भी कदरे हैरान हूँ खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल चल रही है। देखिए ना, कंसल्टेशन करने के लिए एक मीटिंग काफ़ी होती है, उसके अंदर आप बैठ जाते हैं और तारीख तय कर लेते हैं। उससे पहले आपको मालूम ही है इसमें को बहुत ज़्यादा नई चीज़ें तो दरियाफ्त करने की गुंजाइश कम है। मालूम है कि किन तारीख़ों में इलेक्शन हो सकते हैं। पंजाब में ये फौरी तौर पर तय हो गया, तो खैबर पख्तूनख्वा में भी तय हो सकता है। अगर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और महसूस करते हैं, वो कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं सिक्योरिटी इशूज़ का, तो वो बरबला उसका इजहार करें, इलेक्शन कमीशन को कहें कि हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि इलेक्शन करवा सकेंगे, 2 महीने के बाद करवाएंगे या 3 महीने बाद करवाएंगे, या अभी हम कुछ कह नहीं सकते। वो खुल के कहें और फिर उसको साबित करें, ठोस वजूहात और एविडेंस पेश करें। और अगर इलेक्शन कमीशन कन्विंस होगा, जैसा कि वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जो सिंध में हो रहे थे फेज़ 2 के, उनमें 2-3 दफ़ा कन्विंस हो के वो ताख़ीर पे तैयार हो गया था, और फिर एक बार वो कन्विंस नहीं हुआ था तो उन्होंने दे पुट देयर फुट डाउन और कहा कि इंतखाबात इसी तारीख को होंगे, ताकि बात आगे बढ़े। ये दरमियान में जो अनसर्टेनिटी की कैफियत है, ये मुनासिब नहीं है। जो कुछ कहना है फौरी तौर पे कहें और बरमला कहें, ताकि उसके ऊपर फैसला हो। तो मैं खुद भी हैरान हूँ कि इतनी सुस्त रवि की कोई गुंजाइश नहीं थी। सही है। अच्छा अहमद बिलाल साहब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक खदशे का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि जो आरओज़ जो हैं वो लिए जा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी से, तो ये इससे जो है वो रिगिंग का इम्कान ज़्यादा रहेगा बनिस्बत ये कि अगर आरओज़ को जुडिशरी से लिया जाए। अब जुडिशरी को एक ख़त लिखा था पहले इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट को, रजिस्ट्रार को, तो वहाँ से उस वक्त तो माजरत हो गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है कि आर्टिकल 220 के तहत तमाम इदारे जो हैं वो पाबंद हैं इलेक्शन कमीशन की मदद करने के लिए। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये खदशा दुरुस्त है, या इस खदशे को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को दोबारा लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करना चाहिए कि हमें आरओज़ की ज़रूरत है और आप हमें अपनी नफरी मुहैया करें? देखिए, ये इस हद तक तो मैं इस पीटीआई के खदशे से इत्तफाक करता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी के लोग या सिविल सर्विस के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं हुकूमत के दबाव के। तो इसलिए वो रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पे अगर मुमकिन हो, और प्रेफरेबल तो यही है कि फिर जुडिशरी से लोग आए। वो अमूमन एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टली मातहत नहीं होते, उनका अपना एक स्ट्रक्चर है, वो जुडिशरी, आला जुडिशरी के मातहत होते हैं, तो उनकी न्यूट्रलिटी ज़्यादा बेहतर होती है। हालांकि माजी में उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगे हैं, आपको याद है उससे पहले जो इलेक्शन हुए थे 2013 के गालिबन, उनके बारे में जरदारी साहब ने कहा था कि आरओज़ के इलेक्शन थे इसलिए उनकी पार्टी नहीं जीत सकी। तो ये इल्ज़ाम तो उन पर भी लगे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बेहतर यही होगा कि अगर एक बार फिर इलेक्शन कमीशन इन खदशात की बुनियाद पे और ख़ुद अपनी बुनियाद पे एक ज़्यादा मजबूती के साथ, एक ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जुडिशरी को फिर से ख़त लिखे, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करे, तो हो सकता है कि वो स्पेयर करने के लिए तैयार हो जाए। सही।
सर, अभी अहमद बिलाल साहब, गवर्नर का जिक्र हो रहा था, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का आपने हैरत का इजहार भी किया कि मुशावरत के लिए इतने लंबे लंबे दिन क्यों चाहिए, और अगर आज मुशावरत नहीं हो सकी तो कल हो जाए अगला सेशन, या आज शाम को हो जाए, उसी दिन हो सकता है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लीगल नोटिस भेज दिया है गवर्नर साहब को और कहा है कि नोटिस मिलने के 6 घंटे के अंदर अंदर तारीख दें, वरना आपके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी। अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई इस तरह के आइन की खिलाफ वर्जी पर नहीं होती, बल्कि वो आइन तोड़ने के पर होती है। एक तो ये बताइए कि इन हालात में इस तरह के लीगल नोटिस की हैसियत क्या है, और क्या वाकई तहरीक इंसाफ अब ये अल्टीमेटम देने के बाद आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए अदालत जा सकती है, या वो बेहतर रास्ता होगा आपके ख्याल में? इसको हमें समझने के लिए ये देखना पड़ेगा कि ये पीटीआई के पास इस वक्त देखिए कोई ताकत तो नहीं है, वो हुकूमत में नहीं है, और उनका तासुर है कि केयर टेकर गवर्नमेंट भी उनके हक में नहीं है। तो इन हालात में उनके पास जो ताकत रह जाती है वो कानून की ताकत है, कानून का दबाव है। तो ये जो नोटिस भेजा है उस पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई मुमकिन हो या ना हो, उससे कम से कम एक सियासी दबाव क्रिएट होता है गवर्नर साहब पे, कि उसके बारे में पब्लिक ओपिनियन का दबाव भी क्रिएट होता है। तो ये सियासी एक टैक्टिक के तौर पे ये बात सही है, और मेरे ख्याल में सियासी जमातों को हक हासिल है कि वो इस किस्म के तमाम जो उनके पास ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज करें। लेकिन ये बात सही आप कह रहे हैं कि ये आर्टिकल 6 का इतलाक इस पर शायद नहीं होगा, ना इसके हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी हुकूमत ही इनिशिएट कर सकती है, कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। लेकिन ये से एक दबाव क्रिएट होगा जो उन्हें करना चाहिए। सही है। अच्छा, ये बताइए सर कि अब एक आपने जैसा खुद भी कहा कि आइन की जो कदगन है वो बड़ी सख्त है, और शायद बड़ी सख्त है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, चाहे हालात उसके लिए साजगार ना भी हों, फिर भी होने हैं, किसी एक पार्टी को सूट कर रहे हो ना कर रहे हो, होने हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है कि अगर 2 सूबों में इंतखाबात हो जाते हैं और वहाँ पर हुकूमतें बन जाती हैं, तो सवाल ये पैदा हो रहा है दूसरी पार्टी की तरफ से कि फिर जब 6 महीने के बाद विफाक के इंतखाबात होंगे, और विफाक के इंतखाबात के लिए पंजाब में इलेक्शन लड़ा जा रहा होगा और पंजाब की सीटें होंगी, तो पंजाब में उस वक्त एक हुकूमत बन चुकी होगी, नेचुरली वो असरअंदाज होगी, तो पंजाब में उस वक्त एक निगरान हुकूमत तो नहीं होगी। इस मसले का आपके ख्याल में क्या हल है? देखिए, ये तो बात सही है कि इस वक्त जो हुकूमत फेडरेशन में मौजूद है वो शायद इंतखाबात करवाने के हक में नहीं है, इसलिए कि उनको बहुत नाखुशगवार और नापसंदीदा फैसले इकॉनमी के हवाले से करने पड़ रहे हैं, जो उनको एक गैर मकबूल जमात बना रहा है। तो ऐसे मौके पे वो तो नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन हो, लेकिन बहरहाल ये चूँकि अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात लिखी हुई है तो उन्हें कराने पड़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ जेन्युइन रीजंस भी हैं, हो सकता है वो ना भी चाहते हो, लेकिन कुछ जेन्युइन रीजंस भी हैं इस वक्त इलेक्शन के न कराने के हक में। मिसाल के तौर से आपने ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट का सेटअप पूछा है 2 अलग अलग वक्तों पे इलेक्शन कराने के लिए, वो एक मसला है। एडिशनल को 20 बिलियन रुपए का एक्स्ट्रा खर्च है जो इन इकॉनमी के मखदूस सूरत हाल में एक बहुत बड़ा बोझ होगा। और तीसरा ये है कि अभी आपने देखा होगा कि वो जो मरदमशुमारी का मामला है सेंसस का, पॉपुलेशन सेंसस का, उसके बारे में पीपल्स पार्टी भी कह चुकी है कि उनके लिए काबिल कबूल नहीं है कि 2 सूबे तो पुरानी सेंसस के मुताबिक इलेक्शन हो जो कि मौजूदा इस वक्त होने जा रहे हैं, और बाकी जो है वो नई मरदमशुमारी के ऊपर हो। तो ये काबिल कबूल नहीं है और वो हुकूमत से निकल जाएंगे अगर ऐसा हुआ, ये बात भी कही जा रही है। तो कई वजूहात तो हैं, लेकिन ये वजूहात किसी अथॉरिटेटिव फोरम के सामने पेश करके वहां से फैसला लेना पड़ेगा ना। इस तरह से खुद ख्वाहिश का इजहार करके तो चीजें नहीं बदलेंगी। तो वो अगर रास्ता इख्तियार करें, इलेक्शन कमीशन के सामने बातें रखें, इस तरह से खुद ब खुद ये काम नहीं होगा कि वो अपनी मर्जी का इजहार कर दे और वो हो जाए। ठीक, लीगल फोरम पर जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत तफसील गुफ्तगू करी, तमाम पहलुओं का हमने अहाता करने की कोशिश की है। इलेक्शन के इनेकाद से मुतालिक अहमद बिलाल महबूब साहब ने बहुत तफसील से इस पर रोशनी डाली है। बहुत शुक्रिया आपका। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।